तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य में जहां तक देखे थे उससे आगे देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को देखे थे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। ठीक है, लिखिए, हेडिंग दीजिए बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 272 बीसी। बिंदुसार 298 से 272 बीसी। देखिए, बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। उसे किसी बड़े राजनीतिक प्रसार नहीं, उसे नहीं, उसके किसी बड़े राजनीतिक प्रसार की चर्चा नहीं मिलती। कहने का मतलब कि बिंदुसार के विषय में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, क्या किया नहीं किया, और लगता है बिंदुसार इतना ज्यादा कोई काम नहीं किया था। लिखे, कुछ स्रोत से उसे दक्षिण का विजेता मानते हैं। उसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस, अंडरलाइन कर दीजिएगा, आया था। लिखिए, इसी का समकालीन यूनानी शासक टॉलमी था। अच्छा, टॉलमी ये शासक था। उसी का समकालीन यूनानी शासक टॉलमी था। उसे मैंने बिंदुसार लिखे, टॉलमी मत समझ लीजिएगा। लिखिए, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी अंडरलाइन करिएगा। चलिए, तो बिंदुसार के विषय में ज्यादा कुछ नहीं है। अब नीचे हेडिंग दीजिए अशोक। बिंदुसार का बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक 272 से 269 ईसा पूर्व, तो बड़ा कम ना हो गया, 230 है शायद। देखिए तो अशोक का कब से कब है। 273 से 232 सर। अशोक के 269 से 232 बीसी में। तो लिखिए,
बिंदुसार के पश्चात उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। देखिए, वह न केवल भारत का अथवा मौर्यों का महान शासक था, वरन विश्व इतिहास के महान शासकों में विश्व के इतिहास के महान शासकों में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी पूर्व में हुई। ईस्वी पूर्व में हुई, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। 269 बीसी में हुआ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अशोक बिंदुसार का बड़ा बेटा नहीं था। परंतु सबसे योग्य था। देखिए, एवं अधिकांश मंत्रियों का समर्थन उसे प्राप्त था। अधिकांश मंत्रियों का समर्थन उसे प्राप्त था। लिखिए, संभवतः उसे गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने 100 भाइयों की हत्या की। 100 भाइयों की हत्या की। तो ये एक किंवदंती है, कहानी में है। क्या सच्चाई है ये तो पता नहीं है। तो लिखिए।
देखिए ये तो बिहार स्पेशल अपना है, इसके अलावा एक अदर नोट्स है जो पूरे इंडिया के कॉन्टेस्ट में है, तो वो वाला हिस्ट्री तो हम लोग अलग से देखेंगे। तो स्पेशली बिहार देख रहे हैं, उसमें भी सब आएगा, कुछ और अलग भी जानकारियां वहां मिलेगी। आज तो हिस्ट्री का ही टेस्ट है ना, केवल मगध से ना। हाँ, मगध वाला रट जाना है, हम भी पूछेंगे अभी, मगध वाला रटते चलना है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में अशोक को एकमात्र अभियान कलिंग विजय ब्रैकेट में 261 ईसा पूर्व, कलिंग विजय कलिंग कहाँ है? गुड, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, वहां के राजा खारवेल थे ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने साम्राज्य में केवल कलिंग को ही मिलाया था, मिला लिया था, मतलब युद्ध छोड़ दिया। लिखिए, दिया जाता है, इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात, नहीं छूट गया, कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व का श्रेय दिया जाता है, देखिए, इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात ने अशोक के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया, मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया, एवं उसने अब युद्ध के स्थान पर धम्म विजय को अपनाने का फैसला किया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति छोड़ दिया और नारा दिया, भेरी घोष के बदले धम्म घोष। भेरी मतलब होता है युद्ध, कि युद्ध के बदले अब हम लोग धम्म की नीति पर चलेंगे, धर्म की नीति पर चलेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अशोक एवं बौद्ध धर्म, अशोक एवं बौद्ध धर्म, लिखिए, इस युद्ध के पश्चात अशोक ने व्यक्तिगत रूप से
बौद्ध धर्म अपना लिया। एवं अपने राज्य की नीतियों में भी कुछ मूलभूत परिवर्तन किए। लिखिए, अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बताए थे ना, बौद्ध संगति बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सम्मेलन कहिए, मीटिंग कहिए, जिसमें बौद्ध धर्म के सभी बड़े बड़े जो गुरु थे, ज्ञानी थे, संत थे, वो आते थे और बौद्ध धर्म के नीतियों पर चर्चा करते थे कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है। हुआ ये था, देखिए, हुआ ये था कि भगवान बुद्ध बहुत सारे प्रश्नों पर मौन रह जाते थे। तो जहां भी उनसे आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक की सब के विषय में पूछा जाता था, तब भगवान बुद्ध मौन रह जाते थे। क्यों मौन रहते थे, ये तो किसी को पता नहीं। उनके मौन रहने का कारण ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए शब्द ही नहीं, इसलिए मौन रह जाते थे। और उसके बदले में ये कहते थे कि भाई, अगर कोई घायल व्यक्ति मेरे पास आए, तीर लगा हुआ व्यक्ति आए, और हम उससे ये पूछे कि तीर किसने मारा, कितने दूरी से मारा, कब मारा, तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो पहला मेरा काम ये है कि उसको दुख से उबारा जाए, उसका इलाज किया जाए। तो भगवान बुद्ध बोले कि ये जो धरती है दुखों से परिपूर्ण है, भरी पड़ी है। तो मेरा पहला काम ये बनता है कि पहले इस दुख को समाप्त किया जाए, बाद में स्वर्ग नरक पर चर्चा होगा। मान लो कोई भूखा हुआ इंसान तुम्हारे घर आए और उसको कस के भूख लगा है, सामने भोजन है, और कह रहे बैठो ना 10 से 15 मिनट बैठो, थोड़ा सा बतिया ले, तो वही ने कहे अरे खा पी लेते हैं तब आराम से बात किया जाएगा। तो वही बात भगवान बुद्ध करते थे। तो बुद्ध के मरने के बाद हिंदू धर्म या कहिए ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म भी आ गया था, और अदर भी सब छोटे मोटे हिंदू धर्म में कई ब्रांच थे, उनसे इनका मुकाबला होने लगा। अब अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इनमें कंपटीशन होने लगा कि किसका कितना फॉलोअर्स होगा। तो अब जैसे हिंदू धर्म में है, हर चीज का टोटका है, दांत दर्द कर रहा है छू मंतर छू,
बुखार लगा है झरवा दो, बिच्छू काट दिया ये कर दो, हाई हो रहा है जाओ गंगा मैया के पूजा करके आओ, ये हुआ है तो हुआ एगो बाबा है हुआ जाके, हर चीज का टोटका है कि नहीं। इससे क्या हुआ कि जो दुखी इंसान है तत्काल उससे निजात पाने के लिए इस सब में विश्वास करने लगा, टोटका वाला में, झाड़ फूक ये वो पूजा पाठ। बौद्ध धर्म में ये सब मना था, और बौद्ध धर्म के मठ में बैठ के प्रवचन सुनो, कोई कुछ आशीर्वाद दे ये नहीं रहा है, कोई प्रसाद नहीं दे रहा है, तो जाने वाला अरे क्या खिस्सा कहानी सुनने से दुख दूर होगा, चलो फलाना बाबा के दर्शन करके आया जाए, फलाना माता जी का दर्शन करके आ जाए। तो जब ऐसा हुआ तो अपने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए अब बौद्ध धर्म में भी प्रपंच घुसना शुरू हुआ, पूजा पाठ ये वो। और बुद्ध जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए थे, संत उसका उत्तर देना शुरू कर दिए कि इस कारण बुद्ध उत्तर नहीं दिए थे, इस कारण बुद्ध उत्तर नहीं दिए थे, ये है वो। तो इससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में भी बाकी धर्मों की जो मतलब मान्य प्रथाएं हैं वो सब प्रवेश कर गया। तो कुछ संत इसके विरुद्ध थे और कुछ थे कि कह रहे थे कि बाबू इसे नहीं करोगे तो बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, सब छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाएगा। तो इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाने के लिए समय समय पर ये बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जाता था। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? हाँ, किसके शासन काल में? अजात शत्रु। दूसरा कालाशोक है और तीसरा अशोक है। अभिषेक, कालाशोक किसका बेटा था, या कालाशोक किस वंश का था? आज इसी का टेस्ट है ना, मौर्य वंश का। क्या हो कामिनी, कालाशोक किस वंश का था? कहा जाने, पढ़ाए नहीं थे, लिखी हो ना, तो घर पर जाके देखी नहीं, देखे नहीं, रट जाना है, नहीं तो रोज ऐसे दू पन्ना होते होते घर का अलमारी भर जाएगा, बुद्धि खाली रह जाएगा, है ना। रटते जाना है। इसीलिए तो कहे कि आज हम पूछेंगे, टेस्ट में तो जिसका जितना आया आया, ऐसे तो बच जाता है। क्या हो ये सुप्रिया, हाँ, कालाशोक शिशुनाग वंश का। अभी सब चार्ट बनवाते हैं, सबका देखते हैं चार्ट हम। आइए लिखिए। तो इस टाइप से बौद्ध संगति का आयोजन किया जाने लगा। बौद्ध धर्म में अपने सिद्धांतों मान्यताओं को लेकर आपसी विवाद उठने लगा। ठीक है, नतीजा ये हुआ बौद्ध धर्म में प्रपंचवाद घुसने का। जब सब देखा कि जब बौद्ध धर्म में ये भी है तो उससे बढ़िया ना अपना हिंदू धर्म है, फिर सब रिटर्न आने लगा हिंदू धर्म में। और नतीजा ये हुआ कि जो उस समय बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म था, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, कि सब खत्म होकर फिर सब हिंदू धर्म में आ गए। और आज का समय ये है कि देखिए कि बौद्ध धर्म में लगभग भारत से माने विलुप्ति के कगार पर एकदम माइनॉरिटी में चला गया। तो जाने का कारण क्या था? यही ढकोसला प्रपंच, उससे लोगों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। और फिर वही तंत्र मंत्र जादू टोना पूजा पाठ इसी में लग गया। बुद्ध बोले ये सबसे मुक्ति मिलने वाला
नहीं है। मुक्ति मिलेगा तो एक ही तरीका है, क्या? ज्ञान, सम्यक ज्ञान। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे लाख पूजा पाठ अली बली जो करना है कर लो, मुक्ति तो नहीं मिलेगा। मुक्ति के लिए सम्यक ज्ञान जरूरी है। सम्यक ज्ञान मतलब ऑथेंटिक नॉलेज, इस सृष्टि का ज्ञान। हम क्या हैं, दुख क्या है, दुख कौन दे रहा है, क्यों दुख होता है, क्या ये दुख वास्तविक है या आभासी है? दुख वास्तविक है या आभासी है? ये जिसको हम दुख कह रहे हैं, ये दुख है भी या नहीं है? क्या जीवन का एक पहलू है, हम उसको दुख मान बैठे हैं? हम उसको दुख मान बैठते हैं। किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो बहुत रोता है, कहता है कि बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। तो मृत्यु तो सृष्टि का नियम है। मृत्यु तो सृष्टि का नियम है। तो सबको मरना है, इसमें दुखी क्या होना है? सब कोई जानता है कि सबका जो संपर्क है ये है क्षण मात्र का है, अस्थाई नहीं है। कुछ भी अस्थाई नहीं है। एक चीज जो तुम्हारे जानकारी में अस्थाई है बता दो। कुछ भी अस्थाई नहीं। तो फिर इसके लिए दुखी क्या होना है? हमारे पास ही नहीं है, हमारे पास ही नहीं। इस सब मन की इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। और इच्छा ही दुख का कारण। जो जितना इच्छा करेगा उसको उतना दुख होगा। आइए, अभी जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। लिखिए, अशोक एवं बौद्ध धर्म। हाँ, हो गया था ना कि राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। लिखिए, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्या ने की। अब देखिए यहां स्पष्ट लिखा है मोगालीपुत्र तिस्या, और दूसरे सब किताब में जानते हो क्या लिखता है? मोगालीपुत्ती से मिला दिया है दोनों को, मैंने प्रोनाउंसिएशन करके, जबकि दोनों अलग अलग है। मोगालीपुत्र तिस्या, तो रियल तो अध्यक्ष हो गया तिस्या जो मोगाली का पुत्र है। लिखा रहता है मोगालीपुत्ती। उठा के बुक पढ़ना, सब मिलेगा यही। आगे चलिए, नेकी। लिखिए, इसी में अभिधम्म पीटक नामक बौद्ध ग्रंथ है। अभिधम्म पीटक नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई। अभिधम्म पीटक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। अभिधम्म पीटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के देश की क्या क्या बुद्ध उपदेश दिए थे भाई, एक जगह संकलन करिए और इसी को सब लोग फॉलो करेगा। अपने अपने मन से मैंने उपदेश नहीं देना है कि ये हुआ ये हुआ। लिखे, अभिधम्म पीटक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना हुई एवं बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए। जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र
जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसको पूछता है, श्रीलंका भेजा गया। अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रचार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब समझते हैं आप लोग? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। बताओ आदित्य, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का क्या मतलब है? भारतीय उपमहाद्वीप कहने से क्या समझते हो? कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण एशिया का जो मतलब भारत के आसपास के देश हैं, हाँ, उसी को मिलाकर मतलब कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप। जब भी विशेष बात होती है इन सब देशों की बात की जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत उसके साउथ वाला इलाका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें आ जाएगा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना? म्यांमार नहीं आएगा, म्यांमार नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इलाका उस समय भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकली एक था, भले आज पॉलिटिकली बट गया है। आज नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश सब बना, पहले जियोग्राफिकली सब एक ही था। इनमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं था। जियोग्राफिकल बैरियर पहले मेन माउंटेन को माना जाता था, क्योंकि उस समय पर्वत पार करना आसान नहीं था। तो अभी भी आप देखिए कि हिमालय एक तरह का जियोग्राफिकल बैरियर है। हिमालय नहीं होता तो इधर जो तिब्बत है और इंडिया है, आसानी से लोग आते जाते। जैसे इधर से जियोग्राफिकल बैरियर न होने के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान बाई रोड जाना बिल्कुल आसान है, और सोच भी लेते हैं कि हम बाई रोड जा सकते हैं। लेकिन इधर से हम तिब्बत में बाई रोड जाना नहीं सोच पाते हैं, या सोचने के लिए सोच लेंगे, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, लेकिन मतलब डेली डे टू डेली लाइफ के लिए ये विएबल नहीं है, बहुत दुर्गम रास्ते हैं। इसी को कहा जाता है जियोग्राफिकल बैरियर। तो अभी भी हिमालय एक जियोग्राफिकल बैरियर है। तब ये प्रदेश जियोग्राफिकली एक एंटिटी थी, माने एक क्षेत्र था। तो इसी को आज हम लोग कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें बहुत सारे कंट्री हो चुके हैं। आइए एटलस लाइयो अपना लिखिए। साथ ही बाहर के क्षेत्र में भी, साथ ही बाहर के क्षेत्र में भी फैला। साथ ही बाहर के क्षेत्र में भी फैला। लिखिए उसने
बौद्ध भिक्षुओं एवं संघों को मुक्त हस्त से दान दिया। मुक्त हस्त से दान दिया का मतलब खूब दान दिया, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लिखे, उसने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित सारे पवित्र स्थानों की यात्रा की, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा महत्वपूर्ण है। अभी गए थे ना मोदी जी, यही ना गए थे नेपाल में, लुम्बिनी, वही ना इनका जन्म हुआ था, इसीलिए गए थे। कोई खास घटना भी अपना हुआ था, करंट में पढ़े थे ना लोग। हाँ, देखो करंट में पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, बुकर पुरस्कार किसको मिला? हाँ, गीतांजलि श्री को। किस उपन्यास के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड। बुकर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? यूके में। एक बुकर पुरस्कार है, एक मान बुकर पुरस्कार है, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा लोग। और बीपीएससी में पूछता है इसको, तो कम से कम गीतांजलि स्त्री का नाम याद रखिएगा, और 67वीं के लिए जो अगला होगा उसके लिए भी, और उसका जो उपन्यास है द टॉम्ब ऑफ सैंड। लिखिए, लिखिए, जन्म स्थान की यात्रा महत्वपूर्ण है, कॉमा, जहां उसने लोगों के भूमि कर में कमी कर दी, कॉमा, जिसका प्रमाण हमें अशोक द्वारा जारी किए गए रुम्मनदेई अभिलेख है। रुम्मनदेई अभिलेख है, रुम्मनदेई जगह का नाम है, मिलता है, रुम्मनदेई अभिलेख में मिलता है। लिखिए, अशोक द्वारा चौरासी 84,000 स्तूप बनवाने की भी चर्चा की जाती है। सब बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनाए थे।
स्तूप क्या होता है? स्तूप, हाँ, जैसे हिंदू धर्म में समाधि स्थल, इस्लाम में हाँ ये जिसे शेरशाह का रौजा, शेरशाह का रौजा वो भी समाधि स्थल है, उसमें शेरशाह और उसके फैमिली है। और उसी टाइप से इसमें बौद्ध धर्म में स्तूप, तो उसको क्या कहते हैं रौजा को? हो मकबरा, मकबरा टॉम। आगे लिखिए, अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, धम्म मतलब धार्मिक नियम, धम्म का अर्थ है धार्मिक नियम। लिखिए, अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति इतिहासकारों में खासी विवादास्पद रही है, बहुत ज्यादा विवाद में रहा है। धम्म नीति खासी या बहुत ज्यादा विवादास्पद रही है। परंतु अब माना जाता है कि अशोक का धम्म विशेष धर्म से जुड़ना नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि धम्म का मतलब आप बौद्ध धर्म अपनाइए, यहां कहने का मतलब यही है कि अशोक के धम्म का माने विशेष धर्म से जुड़ना नहीं था, कमा वरन यह नैतिक नियमों का संग्रह था, कलेक्शन ऑफ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। नैतिक नियम या नैतिक आचरण की एक इंसान को क्या आचरण करना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, ये था। ये नहीं था कि आप बौद्ध धर्म अपनाइए। तो पूछेगा कि धम्म क्या है, तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक इंसान को किस तरीके से जीना चाहिए उसका इसमें चर्चा है, उसी को, उसके संग्रह को धम्म कहते। अच्छा, अकबर के समय में भी ऐसा कुछ आया था, दीन इलाही तो धर्म था। बताओ विशाल सीनियर, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, मजहर था का कुछ याद आ रहा है? भुला गए? हमको पीटी ना देना है, मजहर ही है शायद। जैसे यहाँ धम्म कहा गया है, अकबर में मजहर, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, नैतिक नियमों का संग्रह था, उसमें भी। अशोक अकबर के समय में तो हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा था ना, तो कैसे सबको मिला के चला जाए, क्या नैतिक नियम बनाया जाए, दिया है ना। दीन इलाही तो धर्म है,
मजहर क्लिक करो तो आगे लिखिए। अस्मिता पढ़ी होगी लेकिन याद नहीं है सब पूरा। अरे भाई मजहर है तभी हमारे दिमाग में ये कीड़ा है। हाँ वीडियो फॉर्मेट कोड ऑफ कंडक्ट इस टाइप का कुछ नहीं लिखा है। खैर चलिए देख लिया जाएगा, होगा होगा। दीन ए इलाही जो है वो तो एक धर्म मतलब तटस्थ धर्म था, अलग हिंदू और मुसलमान को मिला के कुछ उसकी कुछ अच्छी बातें और इसकी कुछ अच्छी बातें मिला के वो दीन ए इलाही बनाया गया था। मजहर नामक दस्तावेज जारी किया, लिखा हुआ है, याद आ गया। लिखिए, अकबर पढ़ेंगे तो आएगा। धम्म में क्या था? नैतिक नियमों का संग्रह। नैतिक नियम का मतलब मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए। लिखिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। जिसके माध्यम से वह अपनी जनता में शांति सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस, भाईचारे, एवं नैतिकता का संदेश देना चाहता था। भाईचारे एवं नैतिकता का संदेश देना चाहता था। लिखिए, इसके प्रचार के लिए उसने एक नए अधिकारी धम्म महामात्र, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो इसी टाइप का एक अधिकारी औरंगजेब भी नियुक्त किया था। क्या नंदन, याद आया? औरंगजेब नियुक्त किया था। बोलो विशाल, यही तो है हिस्ट्री, मिला मिला के पढ़ो। इसी टाइप का एक अधिकारी क्या हो सदफ, उसको भी बीपीएससी में पिछले वाले में पूछा था। इस्लाम धर्म के नियमों का पालन कराने के लिए मुतसीब, याद आया? हाँ, नियुक्त किया था। पूछा था बीपीएससी प्री में मुतसीब कौन थे, तो इनका काम ये था ये देखना कि कोई इस्लाम धर्म के नियमों का उल्लंघन न करे। आगे लिखिए। तो ये इसी टाइप से हजारों साल पहले धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी अशोक द्वारा, ताकि लोगों में ये जो धम्म है, नैतिक आचरण है, इसका ट्रेनिंग दिया जाए, इसको बताया जाए कि कैसे आपको जीना है, कैसे क्या करना है। आगे लिखिए। नियुक्ति की तथा शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी करवाए। शिलालेख
एवं स्तंभ लेख जारी करवाए। शिलालेख का मतलब रॉक एडिक्ट, पत्थरों पर लिखवाना। जैसे ये सासाराम का रॉक एडिक्ट, जो चंदन शहीद पहाड़ है उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा घर है, उसी में है। ये है रॉक एडिक्ट। और पिलर एडिक्ट, स्तंभ लेख, सड़क के किनारे ये पत्थर का खंभा गाड़कर उसी पर खुदवाया जाता था। इस पर क्या खुदवाया जाता था? सरकार के नियम या फिर यही धम्म को खुदवाया जाता था कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। उस समय अखबार, पेपर, ये सब मैगजीन वैगजीन नहीं ना था। आगे लिखिए। और जनरली इनको पिलर एडिक्ट या रॉक एडिक्ट वैसे जगहों पर रखा जाता था जहां लोगों का आवागमन हो, ताकि लोग देख सकें, ताकि लोग देख सकें। लिखिए। उसके द्वारा 14 शिलालेख कौमा 7 स्तंभ लेख एवं कई छोटे छोटे शिलालेख जारी किए गए हैं। तो ये लघु शिलालेख में ही है, सासाराम वाला ये लघु शिलालेख है। लिखिए। इसने इसने नहीं, इसमें मैंने शिलालेख में, इसमें उसने प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पूर्वी भारत है, कॉमा खरोष्ठी लिपि पश्चिमोत्तर भारत ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एवं ग्रीक एवं अरमाई के, ग्रीक एवं अरमाई के, चारों को अंडरलाइन कर दीजिए। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइकी, ये 4 लिपियों में इसके शिलालेख मिले हैं। और अशोक के समय भाषा क्या थी? पाली भाषा। पाली वैसे बौद्ध धर्म की मेन भाषा है। हमारे जो सीनियर थे रजनीश तोमरो, दिल्ली में पाली के ही टीचर थे, और दिल्ली में पाली के वो मतलब नंबर 1 थे। तो यूपीएससी का जब पैटर्न चेंज हुआ तब अपना अब चेंज किए। अब उसी समय मेन सेंटर तो वैसे अहमदाबाद ही था, दिल्ली अपना आए थे, खोले थे, तो हम भी अपना थे उसमें। वैसे पाली इसमें है। तो बीपीएससी में पाली भी रखा जा सकता है, बहुत अच्छा नंबर देता है ये भी। लेकिन तब ये कि पाली पढ़ाएगा तो उसको पढ़ने के लिए पटना जाना पड़ेगा। पाली भाषा बढ़िया है। पाली यूपीएससी में है या बीपीएससी में है बस, और कहीं नहीं है लैंग्वेज, झारखंड में भी नहीं।
चलिए आइए, तो पाली से बहुत लड़का, बहुत इंजीनियर, डॉक्टर सब पाली रखता था। हिंदी लिटरेचर जब टॉप किया तब पाली रखने लगा। बस ग्रामर सिखलाना था, बाकी सब यही त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक पढ़ना था। उसमें जितना बौद्ध धर्म के सब ग्रंथ है उसी को पढ़ना था। बुद्ध का कहानी पढ़ना था, वो कुछ नहीं, बुद्ध का उपदेश पढ़ना था। लिखिए, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि ब्रैकेट में सीमांत प्रांत है, सीमांत प्रांत है। इसका मतलब है अफगानिस्तान वाला इलाका। इसका मतलब कहाँ? सीमांत प्रांत माने एकदम सीमा पर, बॉर्डर पे। यहाँ ये अफगानिस्तान है ना, इस इलाके में। उस समय ये सब भारत में ही था। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, कि वह अभिलेख जारी करने वाला, वह अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। इसको भी अंडरलाइन करिएगा। अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। देखिए, इन अभिलेखों के माध्यम से उसने अपनी जनता को धम्म का संदेश दिया। जनता को धम्म का संदेश दिया। लिखिए, इन अभिलेखों में उसे, इन अभिलेखों में उसे अशोक, कौमा, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय तीन नामों से संबोधित किया गया है। इसको भी अंडरलाइन करिएगा, बीपीएससी में ये भी पूछ दिया है कि अशोक को, अशोक के शिलालेखों में किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो चॉइस में था देवनाम प्रियदर्शी। अच्छा, ये अच्छा, प्रियदर्शी अलग है और देवनाम प्रिया अलग है। और गाइड वाइड में ना तो देवनाम प्रियदर्शी पूरा मिला के लिख देता है। तो प्रियदर्शी रहेगा तो पर भी सही है, देवनाम प्रिय रहेगा तो पर भी सही है, अशोक रहेगा तो पर भी सही है। अशोक कहीं कहीं मिला है, ज्यादातर में मिला है देवनाम प्रिय। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये स्पेशली इसलिए लिखवा रही, ये पैराग्राफ जो 5 चॉइस दे रहा है उसके लिए। लिखिए, 5 ABCD बीपीएससी में 5 चॉइस देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उसके लिए लिखवा रहे हैं, उसके विषय में कुछ गूढ़ जानकारियां। लिखिए, इतिहास में अशोक पर मौर्य साम्राज्य को कमजोर करने एवं अंततः मौर्य साम्राज्य के
पतन का रास्ता खोल देने का आरोप लगाया जाता है। मैंने अशोक ने मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। क्यों कर दिया बताया जाएगा आगे। आरोप लगाया जाता है। देखिए, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के झुकाव ने ब्राह्मणों को नाराज किया। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। परंतु आज ये आरोप उतने सही नहीं ठहरते हैं। लिखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारण या निम्नलिखित कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला, कमजोर उत्तराधिकारी कमजोर उत्तराधिकारी का मतलब इसके बाद जो राजा आए सब इसके जैसा प्रभावशाली निपुण नहीं थे। दूसरा, प्रशासन का अति केंद्रीयकरण का मतलब है कि सब पावर ना अपने हाथ में रखा था। तो भाई घर का भी गार्जियन हो, 4-5 गो बेटा है, तो सबको शुरू से ट्रेंड नहीं करेगा, सबको बौड़ाहा बना के घर में बैठाई रखेगा और चाहेगा कि उसके मरने के बाद ये लोग उसी के जैसा एक्सपर्ट बन जाए, तो संभव है नहीं। तो यही हुआ, सारा शक्ति अपने हाथ में रखा, तो किसी को वैसा ट्रेंड नहीं किया जो इसके जैसा महान पराक्रमी बन सके। नतीजा ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य ही खत्म हो गया। आगे लिखिए। तीसरा, प्रांतपतियों के अत्याचार प्रांतपतियों के अत्याचार का मतलब अशोक के समय ना सब जो उनका साम्राज्य था प्रांतों में बटा था। तो जो प्रांतपति थे, मैंने प्रांत का मालिक था, अपने जनता पर अशोक को पता नहीं रहता था, खूब अत्याचार करता था। लिखिए, प्रांतपतियों का अत्याचार एवं उनके प्रति विद्रोह हो गया। अगला पॉइंट, विदेशियों के आक्रमण
जैसे मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ कि अब इसी समय विदेशी आक्रमण शुरू होता है। उसमें 3-4 आते हैं। विशाल, कौन कौन? यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण, ना हुड़ अभी बाद में आएंगे। हुड़ चंद्रगुप्त गुप्त वंश के समय आता है। तो ये 4 मेन आक्रमण हुआ। इसके बाद जो मगध साम्राज्य था उसको हिला दिया। मगध साम्राज्य वैसे बिखर गया था। अब ये जो चारों आए, चारों में से लास्ट जो कुषाण आए उसका राजा बना कनिष्क। तो वो अपना कुछ साम्राज्य कायम किया। बाकी सब साम्राज्य कायम नहीं कर पाए। तो लिखिए विदेशियों के आक्रमण, अगला पॉइंट, एवं साम्राज्य की विशालता। विशाल साम्राज्य, बहुत बड़ा था। साम्राज्य की विशालता इत्यादि। तो ये सब कारण थे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।